Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harminder Singh and today we are going to discuss our new topic in our series NCERT through MCQs, and topic is socio-religious reform movements and reformers in India. So guys, let's discuss. Our first question is, consider the following statements regarding reformer Raja Ram Mohan Roy. So here are the three statements. So let's discuss all these statements one by one. So first statement is, he wanted his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity. And second statement is, he was given the title of Raja by Akbar II. And third is, his greatest achievement was in the field of religious reform, that is abolition of sati in 1829. So which of the above statements are correct? So guys, here are the options. A is 1 and 2 only, B is 2 and 3 only, C is 1 and 3 only, and D is all of the above. So guys, if we discuss these statements, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट जो है देखिए इसको ध्यान से. सो यहाँ पे लिखा है कि ही वांटेड हिज कंट्रीमैन टू सेट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच. तो गाइज ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज जो राजा राम मोहन रॉय थे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजा राम मोहन रॉय थे उनको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उन्होंने अपना एक अलग सिस्टम शुरू करा जिसको पहले ब्रह्मो सभा कहा गया और बाद में इसका जो नाम था वो ब्रह्मो समाज पड़ गया. और गाइज ये एस्टेब्लिश हुआ था 28 ऑफ अगस्त इन 1828. तो राजा राम मोहन राय ने इसको एस्टेब्लिश करा था. ओके, तो अब इसमें था कि जो एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी. तो यहाँ पर ये मेंशन है टू सेट द रैशनल एंड साइंटिफिक, क्योंकि वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो बिल्कुल रैशनल अप्रोच अडॉप्ट करें और एजुकेशन जो है लोगों को मिलनी चाहिए. तो उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय अकबर टू. सो अकबर टू ये जो थे उन्होंने ये टाइटल जो था वो राजा राम मोहन राय को दिया था. तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज, हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज इन द फील्ड ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म, दैट इज एबोलिशन ऑफ सती इन 1829. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. सो गाइज ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो हियर आंसर शुड बी डी. ओके, सो देखते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन. सो आंसर इज डी. गाइज इन 19th सेंचुरी, तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन करा गया है दैट द सेंट्रल फिगर इन दिस अवेकनिंग वाज राजा राम मोहन रॉय, हु इज राइटली रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट लीडर. तो उनको कहा गया था मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया. तो ये देखिए यहाँ पे ही वर्क हार्ड ऑल हिज लाइफ फॉर देयर सोशल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल रीजनरेशन. ओके, सो जो उनके कंट्रीमैन थे उनके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करा. सो ही फाउंडेड ब्रह्मो सभा एंड लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज जिसको कहा गया. तो ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय अकबर टू. तो गाइस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में सारा कुछ क्लियरली करा गया है. और ये क्लास 8 में आपकी जो हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 9 है, पेज नंबर 109. तो ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है. तो इन लास्ट लाइंस में यहाँ पर देखिए, तो ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पर. ओके, सो गाइज अब हम डिस्कस करते. So second question is, who among the following was the founder of Arya Mahila Samaj in the early 1880s? So guys, options are A, Swami Dayanand Saraswati, B is Swami Vivekanand, and C is Pandita Ramabai, and D is Ramabhai Ranade. So guys, you can guess the answer. So guys, here correct answer is C. सो करेक्ट आंसर इज सी, पंडिता रामाबाई. तो अगर हम पंडिता रामाबाई की बात करें तो वो एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की. ओके, और उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदुइज्म है वो ऑप्रेसिव है टुवर्ड्स अ वुमेन, और उन्होंने उनका जो इशू था वो उठाया था कि जो माइजरेबल लाइफ जो है, जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन है, उनकी जो लाइफ जो है वो काफ़ी माइजरेबल है, क्योंकि उनको जो एजुकेशन के राइट्स नहीं है और भी बहुत सारे राइट्स उनको नहीं है. तो इसलिए उन्होंने उनके इश्यूज को उठाया था कि उनको जैसे रिलेटिव्स जो हैं अगर वो विडो हो जाती हैं तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिस ट्रीट करते हैं. तो ये सारे जो इश्यूज थे उन्होंने उठाए थे.
इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वुमेन। यहाँ पर आंसर ये हो गया आपका सी। सो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तो ये देखिए, पंडिता रामाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन एंड रोट ए बुक अबाउट द माइजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर शी आल्सो फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। तो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं। तो एनसीईआरटी में ये कहाँ पर है, ये देखिए पेज नंबर 109, सेम बुक है। तो पंडिता रामाबाई की यहाँ पर बात करी गई है, ये देखिए। तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं तो ये यहाँ पर सभी मेंशन है। तो आप जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी तो आप उसमें ये क्लियरली पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडलेटरी एंड सैक्रिफाइस। सेकंड इज इट बिलीव्ड इन द उपनिषद्स and third is it forbade its members from criticizing other religious practices. So which of the above statements are correct? तो guys यहाँ पर option A is 1 and 2 only, B is 2 and 3 only, and C is 1 and 3 only. Okay, and D is all of the above. तो गाइज अगर हम ब्रह्मो समाज की बात करें तो इसको एस्टेब्लिश करा गया था, जैसे हमने ऑलरेडी बात करी है, 28 अगस्त इन 1828 बाय राजा राम मोहन रॉय। तो गाइज उन्होंने प्रोहिबिट करा था आइडलेटरी। आइडलेटरी होता है मूर्ति पूजा, एंड सेक्रीफाइस, किसी भी तरह का जो बलिदान है उसको उन्होंने प्रोहिबिट करा था जो रिलीजियस प्लेसेस पे होता है। तो इट बिलीव्ड इन द उपनिषद्स। ओके, तो ही आल्सो बिलीव्ड इन द उपनिषद्स एंड ही फोरबिड इट्स मेंबर्स फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे, जो इनके मेंबर्स थे ब्रह्मो समाज के, उनको कहा था कि आपने जो अदर रिलीजन है उनको क्रिटिसाइज नहीं करना। तो गाइज ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस हेयर आंसर शुड बी डी। द करेक्ट ऑप्शन इज डी बिकॉज ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आंसर डी मेंशन है। तो गाइज ये देखिए यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन करा गया है कि ही प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडलेटरी एंड सेक्रीफाइस। तो उन्होंने उपनिषद्स को प्रेफरेंस दी और उन्होंने अपने मेंबर्स को कहा कि जो दूसरे रिलीजन है उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनको क्रिटिसाइज ना करा जाए। ओके, तो उन्होंने ये देखिए, इट क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ रिलीजन स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी लुकिंग एट देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस। ओके, तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी दूसरे रिलीजन में से उनको हाईलाइट करा। तो जो उनके नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशन दोनों थे उनको उन्होंने हाईलाइट करा, उनके बारे में जो मैसेज था वो स्प्रेड करा। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन इन द एनसीईआरटी बुक। सो हियर इज पेज नंबर 109। तो सेम बुक है, सेम चैप्टर। तो ये देखिए यहाँ पर ब्रह्मो समाज को डिफाइन करा गया है, यहाँ पर उसकी बात करी गई है। ओके, ब्रह्मो समाज। ओके गाइस, तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें आप यहाँ पर क्लियरली इसको स्टडी कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is consider the following statements regarding Tattva Bodhini Sabha. Okay, so first statement is it was founded by Devendranath Tagore. So guys, Devendranath Tagore was the father of Rabindranath Tagore. Second statement says that it promoted rational thinking and outlook amongst the intellectuals. Okay, and third is it promoted a systematic study of India's past. Okay, so which of the above statement are correct? So guys, here these are the options, so you can guess the answer. Okay guys, let's discuss all these statements. So first statement states that it was founded by Rabindranath Tagore. So he was father of Rabindranath Tagore. Okay, so he established Tattva Bodhini Sabha. ओके, विद एन एम टू प्रोपेगेट राजा राम मोहन रॉय आइडिया। तो उनको था कि जो उनके आइडियाज हैं राजा राम मोहन रॉय के, उनको प्रोपेगेट करा जाए, उनके मैसेज को स्प्रेड करा जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये तत्व बोधनी जो सभा थी इसको बनाया था, एस्टेब्लिश करा। उसके बाद
उन्होंने प्रमोट क्या करा, रैशनल थिंकिंग। अब क्योंकि जो राजा राम मोहन रॉय की जो आइडियाज थे वो बेस है कि जो एजुकेशन है वो सभी को प्रोवाइड होनी चाहिए, सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, और जो रैशनल थिंकिंग है वो डेवलप होनी चाहिए अमंग द कंट्रीमैन, तो उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट करा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज उन्होंने एजुकेशन का मीनिंग था कि जो इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट है उसको स्टडी करना सिस्टमेटिक वे में। सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स 1, 2 and 3 are correct. So according to this your answer should be D. D is the answer. Check the explanation. So in this explanation ये देखिए यहाँ पर clearly mentioned है, so he founded the Tattvabodhi Sabha to propagate Raja Ram Mohan Roy's ideas. Okay, so it also helped to spread a rational outlook among the intellectuals, and he its organ Tattvabodhini Patrika. Okay, so Tattvabodhini Patrika promoted a systematic study of India's past in the Bengali language. Okay, तो उन्होंने इंडिया जो पास्ट था, ग्लोरियस पास्ट था, तो उनके सिस्टमेटिक स्टडी के लिए तो ये उन्होंने पब्लिश करना शुरू करा था तत्वबोधनी पत्रिका, जो कि बंगाली लैंग्वेज में था। तो ये देखिए गाइस, ये है आपका पेज नंबर 99, चैप्टर 5 है ये ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्रा जो है उसमें चैप्टर 5 में ये मेंशन है। ये देखिए यहाँ पर, तो ब्रह्मो समाज हैड इन द मीन वाइल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बट विदाउट मच लाइफ टिल रविंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, रिवाइटलाइज्ड इट। ओके, तो ये देखिए, तो ये यहाँ पर ईयर मेंशन है 1839 ही फाउंडेड द तत्वबोधनी सभा। तो गाइस ये आपको पीडीएफ में आप यहाँ से पढ़ सकते हो जाएगा, तो आपको ये और भी। So let's move to our next question. So question is arrange the following events in correct chronological order. First statement is formation of Atmiya Sabha, second is formation of Brahmo Sabha, and third is formation of Tattvabodhini Sabha. So select the correct answer using following codes. Okay guys, so here options are A, B, C and D. So हमने ऑलरेडी अभी जो पढ़ा है उसमें हमने जो राजा राम मोहन रॉय की ब्रह्मो समाज की बात करी है, तत्वबोधनी सभा के बारे में भी बात करी है। तो गाइज ब्रह्मो समाज हमें पता है 1828 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और तत्वबोधनी सभा जो थी तो वो अभी हमने बात करी है 1839 में। तो गाइज आत्मीय सभा जो है ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1814 में। इट मीन्स जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो यही रहेगा 1, 2 and 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस योर आंसर शुड बी ए। ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज आत्मीय सभा वॉज established in 1814, ब्रह्मो सभा in 1828 and तत्वबोधनी सभा in 1839। ओके गाइस, सो ए करेक्ट आंसर। देयर इज एक्सप्लेनेशन, तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। ओके, तो फर्स्ट टू जो है दे वर एस्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय, और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी तत्वबोधनी सभा। तो गाइस अगर हम ये देखिए यहाँ पर, हाँ तो सेम पेज है, तो यहाँ पर सेम एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये देखिए हियर इट इज सोशल रिफॉर्मर एंड रिफॉर्म्ड एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर सोशल रिफॉर्मर। सो फर्स्ट इज ज्योतिबा फुले and he started Bethune School for Girls Education. Second is Dadabhai Nauroji professed legal status and inheritance rights for Parsi women. And third is Bal Shastri Jambedkar attacked Brahmanical orthodoxy. So which of the above given pairs are correctly matched? So these are the options. A is 1 and 2 only, B is 2 and 3 only, C is 1 and 3 only, and D is all of the above. तो गाइज अगर हम यहाँ पर देखें इसको देखें स्टेटमेंट्स को, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम कंसीडर करें तो ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने गर्ल्स स्कूल एस्टेब्लिश करा था पूना में, और ये जो बैथुने स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन है, तो इट इज एसोसिएटेड विद ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
तो ज्योतिबा फुले जो थे इससे नहीं कंसर्न थे, उन्होंने पूना में स्कूल स्टैब्लिश करा था गर्ल्स के लिए, और ये जो बैतूने स्कूल था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्होंने ये स्टैब्लिश करा था। तो गाइस फर्स्ट पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो सेकंड दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें, सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, बिकॉज उन्होंने जो वुमेन, जो पारसी वुमेन थे, उनके जो इनहेरिटेंस राइट्स थे, जो लीगल स्टेटस था, उसके बारे में बात करी, उनके राइट्स के बारे में बात करी थी, और उन्होंने कहा था कि जो उनके मैरिज से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनके बारे में भी बात करी थी। तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म लॉज ऑफ इनहेरिटेंस होना चाहिए। तो थर्ड इज बाल शास्त्री जम्बेडकर। तो उन्होंने जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी थी तो उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, ये पेयर बिल्कुल करेक्टली मैच है। तो गाइज हेयर सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट पॉइंट इज इनकरेक्ट। इट मीन्स हेयर आंसर शुड बी बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक इट। तो बी इज द आंसर, तो ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ओके, तो गाइज आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने गर्ल्स स्कूल कहाँ पर एस्टेब्लिश करा था, पूना में, और जो बैथुने स्कूल है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनके साथ कंसर्न है, उनसे रिलेटेड है। और उसके बाद ये देखिए दादा भाई नौरोजी, उन्होंने लॉज की बात करी, यूनिफॉर्म लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड मैरिज फॉर पारसीज। और जो बाल शास्त्री जम्बेडकर थे तो वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे, तो उन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ आवाज उठाई। तो गाइस है आपका पेज नंबर 103 जो ओल्ड एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा की, तो उसमें ये मेंशन है। ये देखिए यहाँ पर दादा भाई नौरोजी वॉज अनदर लीडिंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ बॉम्बे एंड ही फाउंडेड एन एसोसिएशन टू रिफॉर्म द ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन। तो ज़ोरोएस्ट्रियन जो है ये पारसी की बात हो रही है, पारसी रिलीजन की बात हो रही है। तो गाइस पीडीएफ में आप इसको रीड आउट कर सकते हो, आपको और भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान की बात करेंगे गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है, In the beginning he was an orthodox but later he emphasized on the unity of Hindu and Muslims. Second statement में देखिए he advised educationally backward Muslims to focus on modern education rather than politics. उन्होंने politics की बात करी, okay? And third is he established a college in Aligarh to educate Indians about oppression of a foreign rule. तो गाइज यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा गया है। ए बी सी डी, तो 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज ए एंड 1 and 2 ओनली, बी इज 2 and 3 ओनली, एंड सी इज 1 and 3 ओनली, डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग दीज स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, इन द बिगिनिंग ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स but later he emphasized on the unity of Hindu and Muslim। तो गाइज लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था कि उन्होंने जो उनके अर्ली ईयर से तब तो उन्होंने एडवोकेट करा था, उन्होंने सपोर्ट करा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, लेकिन जब बाद में उनको लगा कि जो हिंदू डोमिनेशन हो जाएगी नेशनल मूवमेंट में, तो उन्होंने कम्युनलिज्म और सेपरेटिज्म की तरफ उनका ज़्यादा अफिनिटी थी। तो ज़्यादा उनका जो आइडिया था वो किसकी तरफ था, वो कम्युनलिज्म और सेपरेटिज्म की तरफ चला गया था, तो उसी को उन्होंने प्रमोट करा। सेकंड अगर हम बात करें, ही एडवाइज एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम्स टू फोकस ऑन मॉडर्न एजुकेशन। तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स को कहा था कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ही एस्टेब्लिश ए कॉलेज इन अलीगढ़, okay, to educate Indians about oppression of a foreign rule. So guys, in 1864 he founded the Translation Society which was later named as Scientific Society। okay, तो ये जो सोसाइटी थी ये कहाँ पे एस्टेब्लिश थी, ये अलीगढ़ में एस्टेब्लिश थी। तो गाइज अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके,
सो हेयर आंसर शुड बी, अब फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, सी। ओके, तो हेयर आंसर शुड बी सी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये देखिए सी इज द आंसर, इसका आंसर जो है वो सी है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में तो गाइज आप रीड आउट कर सकते हो, इसमें आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने मुस्लिम्स में काफ़ी ज़्यादा सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए। उन्होंने ट्राई करी कि वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करा जाए अमंग द मुस्लिम्स। और पहले उन्होंने यूनिटी की बात करी, लेकिन बाद में उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कम्युनलिज्म एंड सेपरेटिज्म की तरफ, वो उनकी एफिनिटी ज़्यादा थी। तो उसके बाद देखिए उन्होंने 1864 में ही फाउंडेड ट्रांसलेशन थ्योरी। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर जो उर्दू ट्रांसलेशंस करी जाती थी, जो इंग्लिश बुक्स होती थी ऑन साइंटिफिक एंड अदर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर ये जो आपकी क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, चैप्टर 9 पेज नंबर 121, तो ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ओके, सो अलीगढ़ मूवमेंट, तो ये देखिए, तो ये जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1875। तो यही कॉलेज जो था वो बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। ओके, तो यहाँ पर मुस्लिम्स कम्युनिटी में वेस्टर्न एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा गया। ओके गाइस, तो चलिए अब नेक्स्ट है डिस्कस। सो विद रेफरेंस टू द यंग बंगाल मूवमेंट, which of the following issues were taken up by the Derosians? First is rights of women, second is grievances of peasants, third is better treatment of Indian laborers in British colonies abroad. तो guys यहाँ पर पूछा गया है which of the above statement is are correct. तो statement A is 1 only, B is 2 only, C is 1 and 3 only, and D is 2 and 3 only. तो गाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो जो डेरोजियंस थे, ये जो यंग बंगाल मूवमेंट थी, तो जो इसके मेंबर्स थे जिनको डेरोजियंस कहा जाता था, तो उन्होंने जो ओल्ड कस्टम थे उसको अटैक करा, उसको क्रिटिसाइज करा। ओके, और वो वुमेन राइट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे। उन्होंने कहा कि वुमेन्स को भी राइट मिलने चाहिए। तो गाइज फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये देखिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकंड स्टेटमेंट इनकी जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसकी इनकरेक्ट है, बिकॉज उन्होंने उनके जो एडवांस आइडियाज थे, जो उनके आइडियाज थे, उनको कोई जो सेक्शन था वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाया था। तो या जो उनके जो आइडियाज थे, जो उनके मोटिव थे, वो अकॉर्डिंग टू द इंडियन मासेस जो थे वो नहीं थे, तो कोई सेक्शन उनका प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाया, जिससे क्या हुआ कि जो ग्रीवेंसेस थे पीजेंट्स के, वो अच्छे से वो उठा नहीं पाए, उनको पुट फॉरवर्ड नहीं कर पाए। तो ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स इन ब्रिटिश कॉलोनीज अब्रॉड। ओके गाइस, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ओके, क्योंकि उन्होंने ये जो आइडिया था कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज में इंडियन लेबरर्स बाहर काम कर रहे हैं, तो उनके जो राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए, उनके साथ बेटर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने उनकी जो पॉलिसी थी, उनके जो मोटिव थे, काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे। तो गाइज हेयर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इट मीन्स हेयर आंसर शुड बी सी। चलिए देखते हैं, ये देखिए गाइस आंसर है आपका सी। ओके, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करी गई है, दे वर पैशनेट अबाउट द वुमेन्स राइट्स एंड एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर देम एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज ऑफ दिस मूवमेंट वॉज they did take up peasant cause, but there was no other section which could support their advanced ideas, so they remained idle and failed to understand the real Indian situation. Okay, तो वो जो peasant grievances है वो भी अच्छे से नहीं एड्रेस कर पाए। देखिए गाइस, ये देखिए पेज नंबर 121 पे ये डेरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट जो है इसकी बात करी गई है। ओके,
तो यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो अपनी पीडीएफ में। डिस्कस करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशियो रिलीजियस movements. First statement is the social base of the reform movement was the newly emerging middle class. And second is the Indian reformers focused on westernization rather than modernization. So which of the above statement is are correct? So guys, options are A is 1 only, B is 2 only, C is both 1 and 2, and D is neither 1 nor 2. ओके तो गाइज ये देखिए, अब अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द सोशल बेस ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट वाज द न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो गाइज ये जो मूवमेंट थी, ये जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट थी, तो ये मिडिल क्लास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज थी, उनके साथ रिलेटेड थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द इंडियन रिफॉर्मर्स फोकस्ड ऑन वेस्टर्नाइजेशन रादर देन मॉडर्नाइजेशन। ओके, तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज दे वर फोकस्ड ऑन द मॉडर्नाइजेशन रादर देन द वेस्टर्नाइजेशन। ओके, तो जो प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ द वेस्टर्न कल्चर वाज नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ दीज रिलीजियस मूवमेंट्स। तो वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना इनका कोई मोटिव नहीं था, तो वो जो मेनली फोकस किसके ऊपर थे, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। सो गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सो हियर आंसर शुड बी ए बिकॉज ए इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। तो हियर आंसर, ये देखिए आंसर इज ए। तो गाइस यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करा गया है, द बेस ऑफ द सोशल रिफॉर्म वाज द न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के ऊपर ये ज़्यादा इनका एम्फेसिस था, और ट्रेडिशनल एज वेल एज वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। और दूसरा था कि रिफॉर्मर्स वर एमिंग एट मॉडर्नाइजेशन रादर देन द वेस्टर्नाइजेशन। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, इसकी वजह से आंसर क्या है, ए। तो गाइज ये देखिए, तो ओल्ड एनसीईआरटी में पेज नंबर 103 पे ये क्लियरली मेंशन करा गया है, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो अपनी पीडीएफ में। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग क्वाइन द स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर द मैनकाइंड? सो गाइस 4 ऑप्शंस आर श्री नारायण गुरु, B is B.R. Ambedkar, C is Mahatma Gandhi, and D is Jyotiba Phule. Okay guys, so you can guess the answer. So here correct answer is श्री नारायण गुरु। ओके गाइस, तो अगर हम श्री नारायण गुरु की बात करें तो वो एजोवा फैमिली में उनका जो बर्थ हुआ था, तो उन्होंने ऑप्रेस क्लासेस की इम्प्रूवमेंट के लिए सोसाइटी में बहुत ज़्यादा काम करा, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके जो एजुकेशन के लिए, उनके राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करा। सो ही कंसिडर्ड द डिफरेंस बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन एज मीनिंगलेस। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है ये बिल्कुल बेसलेस है, तो इन्होंने तभी स्लोगन दिया था वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड। सो हियर करेक्ट आंसर इज ए। तो ये रहा आपका आंसर ए। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो श्री नारायण गुरु, ओके, तो उन्होंने ये स्लोगन दिया था। देखिए आपका एनसीईआरटी में आपका जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 116 पे ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द ideals of unity for his people. He argued against treating people unequally on the basis of caste differences. ओके, तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पर फिर ये स्लोगन दिया। तो गाइज आई होप कि आपको ये जो MCQs हैं आपको समझ आ गए होंगे, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, थैंक यू।